अस्सलामु अलैकुम जेंटलमैन। टुमारो कल हमने फोर्स पे बात की थी, चैप्टर नंबर 3 का वेरी मच फर्स्ट जो टॉपिक था फोर्स। आज फोर्स पे जिसने सबसे ज़्यादा वर्कआउट किया है, काम किया है, वो है न्यूटन। और न्यूटन ने कुछ लाज भी इसके बारे में फॉर्मुलेट किए हैं। न्यूटन की बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है एज़ फार एज द फोर्स इज़ कंसर्न। सो आज हम न्यूटन के 3 जो लाज हैं उनको डिस्कस करेंगे ब्रीफली। तो न्यूटन का फर्स्ट जो लॉ है, यहाँ से हम स्टार्ट करते चलें। न्यूटन फर्स्ट लॉ के फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टेटमेंट जो है ना उसको इधर डिस्कस करते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ की जो स्टेटमेंट है वो कहता है कि एवरी ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन until and unless it is acted upon by an external unbalanced force. Until and unless it is acted upon by an external unbalanced force. इसका मतलब ये है कि न्यूटन ये कहता है कि लेट सपोज इस कायनात में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ये चेयर मेरे सामने पड़ा हुआ है, ये चेयर अगर इस स्टेट ऑफ रेस्ट में इधर पड़ा है तो ये अपने ये स्टेट ऑफ रेस्ट को बरकरार रखेगा फॉरएवर, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई चेंज लाने वाला फैक्टर हो सकता है, एजेंट हो सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ फोर्स होगा। अगर आप फोर्स को समेशन एफ को, टोटल फोर्स इज एक्टिंग ऑन दिस चेयर, इसको आप जीरो कर देते हैं। यहाँ ये मैंने किया हुआ है, अगर समेशन एफ जीरो है, तमाम की तमाम फोर्सेस जो इस पर अमल कर रही है ये जीरो है, तो ये ऑब्जेक्ट जो जिस वेलोसिटी के साथ भी रहेगा वो कांस्टेंट होगी। अब ये चेयर क्या है, इसकी वेलोसिटी जीरो है, तो इसकी वेलोसिटी जीरो ही रहेगी। कांस्टेंट से मुराद ये चेंज नहीं होगी। इसमें जो एक्सेलरेशन पैदा होगी वो भी जीरो होगी, इसमें एक्सेलरेशन भी पैदा नहीं हो रही है। ये कब होगा? ये कब होगा? जब एक्सटर्नल फोर्सेस जीरो होंगी। इस चेयर पे जो कि स्टेट ऑफ रेस्ट पे है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टेट ऑफ रेस्ट की बात कर रहे हैं। अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में है एक ऑब्जेक्ट, जो कि इधर हमने एक चेयर को एज एन एग्जांपल लिया हुआ है, ये स्टेट ऑफ रेस्ट में है, तो ये फॉर एवर स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगा। न्यूटन ये कहता है फर्स्ट पार्ट ऑफ इट्स फर्स्ट लॉ, ठीक है जी, फॉर एवर। लेकिन उसके लिए एक कंडीशन रखता है। वो कंडीशन क्या है कि इस चेयर पे जितनी भी एक्सटर्नल फोर्सेज है वो तमाम की तमाम क्या हो, जीरो, ठीक है जी। अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्सेज जो है वो इस पर नहीं लगनी चाहिए। अगर इस पर एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स लगे, ये देखे जी मैंने इस चेयर पे फोर्स लगाया, तो अब ये चेयर स्टेट ऑफ रेस्ट में मजीद नहीं रहा, इसकी स्टेट ऑफ रेस्ट से ये स्टेट ऑफ मोशन पे चला गया। तो ये स्टेट ऑफ रेस्ट में इसकी चेंज किस वजह से आई? तो इसकी स्टेट ऑफ रेस्ट में चेंज सिर्फ और सिर्फ इस वजह से आई कि इस पर एक फोर्स लगा, और वो फोर्स भी कौन सा? अनबैलेंस्ड फोर्स। मींस कि आई एम पुलिंग दिस चेयर इन बैकवर्ड डायरेक्शन, इन द नॉर्थ डायरेक्शन। तो नॉर्थ डायरेक्शन में मैं इस चेयर को पुल कर रहा हूं। अगर इसको काउंटर करने के लिए साउथ पर भी एक फोर्स हो, तो ये फोर्सेस जो इस चेयर पर लग रही हैं ये फिर अनबैलेंस्ड नहीं रहेंगी। इधर मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया है अनबैलेंस्ड फोर्सेस, अनबैलेंस्ड फोर्सेस, ठीक है जी। इस पर मैं अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करता हूं तो ये चेयर क्या करता है? स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर देता है। न्यूटन फिर इसकी मजीद इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। न्यूटन ये कहता है कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। अगर कोई चेयर स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो ये स्टेट ऑफ रेस्ट ही में रहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट चेयर के अलावा जो भी हो, बट वी आर टेकिंग चेयर हियर एज एन एग्जांपल, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो इट विल बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। लेकिन कब? हमेशा के लिए रहेगा। लेकिन समेशन एफ, इन पर टोटल फोर्सेस जो बैरूनी इस पर अनबैलेंस लग रही हैं वो जीरो होनी चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, इसकी सेकंड पार्ट ऑफ द फर्स्ट लॉ क्या है कि एंड और यूनिफॉर्म मोशन, या कोई ऑब्जेक्ट जो कि यूनिफॉर्म मोशन में है, यानी वो मुसलसल हरकत कर रहा है, तो वो अपने हरकत को फॉर एवर जारी रखेगा। ये जो इसकी मोशन है ये कब डिस्टर्ब होगी? ये कब ज्यादा या कम होगी, या ये जीरो पे आएगी? ये उस टाइम जीरो पे आएगी, या इसके मोशन में इजाफा होगा, हरकत में इजाफा होगा, या कमी आएगी जब इस पर एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्सेस लगेंगी। अगर एक्सटर्नल फोर्सेस जितनी भी है अनबैलेंस्ड, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है उस पर जीरो लग रही है, तो वो ऑब्जेक्ट जिसकी वेलोसिटी क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या होगी? वो कांस्टेंट होगी। दैट विल मूव इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दैट विल मूव विद यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है जी। और उसमें एक्सेलरेशन भी पैदा नहीं होगा। जरूरी बात है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन उसमें क्या पैदा होगी? जीरो होगी, ठीक है जी। डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो, वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा। अब इसको हम एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने इधर इसको एज ए स्टेटमेंट लिया। तो लेट सपोज पहले तो हमने एक चेयर का एग्जांपल लिया जो कि स्टेट ऑफ रेस्ट के लिया था। अभी मैं इस ऑब्जेक्ट को, इस मार्कर को, लेट सपोज ये एक मार्कर है
और इसको मैं थ्रो कर रहा हूँ, तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ के मुताबिक जब मैं इसको फेंकूंगा तो ये जिस वेलोसिटी के साथ, इनिशियल वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रहा है, तो ये फॉर एवर चाहिए कि फॉर एवर ये मूव करे इसी वेलोसिटी के साथ। इसके वेलोसिटी में कमी नहीं आनी चाहिए और न इसके वेलोसिटी में इजाफा आना चाहिए। ठीक है जी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ एक्ट करेगा, अमल मूव करेगा फॉर एवर बात हो रही है। ठीक है जी, लेकिन क्या है, फोर्सेस शुड बी जीरो। अब मैं इस मार्कर को फेंक रहा हूँ, लेट सपोज मैं इसको ये देखिए जी, ये तो नीचे ग्राउंड पे आ गया। जिस वेलोसिटी के साथ मैंने इस मार्कर को फेंका, तो होना तो ये चाहिए था कि ये मार्कर इसी वेलोसिटी के साथ फॉरएवर, हमेशा के लिए हरकत करता, लेकिन यह बिल्कुल करता। लेकिन न्यूटन ने साथ में एक शर्त भी रखी थी कि भाई इस पे जितनी भी तमाम की तमाम फोर्सेस जो एक्सटर्नल लग रही हैं वो जीरो होनी चाहिए। आई एम पिकिंग अप द मार्कर, लेकिन इस मार्कर पर तमाम फोर्सेस जो एक्सटर्नल थी वो जीरो नहीं थी। वो जीरो क्यों नहीं थी? कौन कौन सी फोर्सेस इस पर अमल कर रही थी? दो मेजर फोर्सेस जो कि इस मार्कर पर अमल कर रही थी, जो कि इसके यूनिफॉर्म मोशन को डिस्टर्ब कर रही थी। वो क्या थी? फर्स्ट ऑफ ऑल जी, एयर रेजिस्टेंस। ये मार्कर जब मैं थ्रो कर रहा हूं तो ये हवा से टकराता है और वो इसमें रुकावट डालता है, तो एक फोर्स जो एक्सटर्नल थी वो एयर रेजिस्टेंस थी। सेकंड पॉसिबल फोर्स जो हो सकती है वो क्या है? ग्रेविटेशनल पुल है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो कि वेट ऑफ द बॉडी है। वो सेकंड फोर्स ये है। तो दोनों फोर्सेस क्या कर रही हैं? इस मार्कर को, इसके जो मोशन है उसमें डिस्टर्बेंस ला रही है। एक अपोजिंग फोर्स है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, दूसरा एट 90 एंगल इस पर लग रहा है। बॉडी इस तरफ मूव कर रहा है और ये इस पर 90 एंगल पे लग रहा है। तो इस वजह से ये मार्कर हमेशा के लिए यूनिफॉर्म मोशन बरकरार न रख सका, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्सेस जो थी वो जीरो होनी चाहिए थी और वो इधर जीरो नहीं थी। सादा अल्फाज में, इन सिंपल वर्ड्स, बहुत ही सादा अल्फाज में मैं अगर आपको ये समराइज कर दूं न्यूटन फर्स्ट लॉ, तो वो ये है कि एक ऑब्जेक्ट, अब एन ऑब्जेक्ट which is in the state of rest will be in the state of rest forever. An object which is in motion will continue its uniform motion forever. लेकिन क्या है, न्यूटन साथ में एक शर्त लगता है कि भाई इस पर, लेकिन but provided that all the external forces acting on the body should be zero. तो इधर मैंने चेयर की एग्जांपल दी। चेयर एक जगह पर पड़ा हुआ था, लेट सपोज इधर बोर्ड पे मैं ये कर दूं, ये एक ऑब्जेक्ट है और ये इस ग्राउंड पे स्ट्रेट फॉरवर्ड पड़ा हुआ है, तो इस पर ये हमेशा के लिए स्टेट ऑफ रेस्ट ही में रहेगा। इसकी वेलोसिटी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी वो जीरो है और ये इनिशियल वेलोसिटी फॉरएवर जीरो रहेगी। लेकिन अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो कि जीरो है, इसमें चेंज आता है, तो कब आएगा? ये हरकत कब करने लगेगा? जब इस पर फोर्स अप्लाई होगा। ये तो हमने उस शायद कल वाले लेक्चर में भी बात की थी। अगर इस पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो ये स्टेट ऑफ रेस्ट में है, तो ये रेस्ट में नहीं रहेगा, ये मोशन में आएगा फिर। ठीक है जी। अब लेट सपोज इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, इस पर कौन कौन से फोर्सेस हो सकते हैं जी? फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो वेट है, वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। सेकंड क्या है जी? वो नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जिसको हम कहते हैं। अब ये जो इसका वेट है वही इसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी है, एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस है। दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है, तो दोनों एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल करेंगे, खत्म करेंगे और ऑब्जेक्ट वही स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगा। लेकिन अगर मैं एक तीसरा फोर्स इस पे अप्लाई करूं और वो कुछ इस शक्ल में हो, जो कि एक्सटर्नल फोर्स हो लेकिन अनबैलेंस्ड हो, ये आप देख सकते हैं अनबैलेंस्ड मैंने लफ्ज लिखा है। वो फोर्स बैलेंस ना हो, बैलेंस से मुराद ऐसा फोर्स नहीं कि मैं इस जानिब 10 न्यूटन लगाऊं और इस जानिब भी 10 न्यूटन लगाऊं, तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को काउंटर कर रहे हैं, अनबैलेंस फोर्सेस है। ठीक है जी। तो फिर ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा? अच्छा, अगर ये इस पर मैं एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स लगाता हूं इस जानिब, तो ये फिर क्या करेगा? ये अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को बरकरार नहीं रख पाएगा। ठीक है जी। न्यूटन फर्स्ट जो लॉ है वो यही कहता है कि स्टेट ऑफ रेस्ट में है, फॉरएवर रहेगा, लेकिन उस पर आप बैरूनी फोर्स न लगाए। ठीक है जी। स्टेट ऑफ मोशन में है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो अपने मोशन को क्या करेगा? यूनिफॉर्म मोशन को कंटिन्यू करेगा। ठीक है जी। अपने मोशन को यूनिफॉर्मली कंटिन्यू करेगा फॉरएवर, हमेशा के लिए। मैं इस ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहा हूं, ये ऑब्जेक्ट फॉरएवर जाता जाएगा इसी वेलोसिटी के साथ जिस वेलोसिटी के साथ मैंने इस मार्कर को थ्रो किया। ठीक है जी। लेकिन इस पर एक्सटर्नल फोर्सेस जीरो होनी चाहिए। कौन सी एक्सटर्नल फोर्सेस है? फर्स्ट ऑफ ऑल एयर रेजिस्टेंस, दूसरा क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि इसका वजन है। ये दोनों फोर्सेस एक्चुअली इसको रोक रही हैं और इसके वेलोसिटी पे कभी जो है ना उसका वजह बन रही है, जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है? ये ग्राउंड पे आके स्टेट ऑफ रेस्ट पे आ जाता है।
ठीक है जी। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है आई थिंक आई होप सो आपको इधर समझ आ गई होगी। बहुत ईजी है, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। वंस अगेन मैं इसको समराइज करूँ बहुत ही ब्रीफली, तो ये सादा अगर अल्फाज में हम कहें न्यूटन को एक तरफ रखें तो ये कॉमन सेंस भी यही कहता है। एक ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में पड़ा हुआ है, उसकी वेलोसिटी 0 है, तो ये इसकी वेलोसिटी 0 से 1 2 या 3 पे कब आएगी, ये मोशन कब करने लगेगा, जब इस पे फोर्स अप्लाई होगी। अगर इस पे फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं लग रही है, तो ये अपनी जगह ही बैठा रहेगा। ठीक है ना, ये स्टेट ऑफ रेस्ट को कंटिन्यू करेगा। सेकंडली एक ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है वो स्टेट ऑफ रेस्ट में कब आएगा, या उस वो के मोशन में इजाफा कब आएगा, जब उस पे फोर्स लगेगी। फोर्स विल कॉज एन इंक्रीज इन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, a moving object. Similarly, force will cause a decrease in the motion or in the velocity of a moving object. फोर्स को अगर आप हटाएं, ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन बरकरार रखेगा। फोर्स को अगर आप न लगाएं, बैरूनी फोर्सेस को, तो अगर रेस्ट में है तो फॉरएवर रेस्ट में, ता कयामत ये रेस्ट में रहेगा। ठीक है जी। न्यूटन फर्स्ट लॉ, कमिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ जी, बहुत इंटरेस्टिंग। आई होप आपको न्यूटन फर्स्ट लॉ की समझ आ गई होगी। न्यूटन सेकंड लॉ, इस अच्छा ये जो स्टेटमेंट इधर लिखा है इसको भी आप समझ लें, इसको मैंने डिस्कस तो किया ब्रीफली, लेकिन फिर भी आपको इसकी समझ आनी चाहिए। अगर तमाम की तमाम फोर्सेस 0 हैं, किसी ऑब्जेक्ट पर जो लग रही हैं वो तमाम फोर्सेस 0 हैं, तो ऑब्जेक्ट जिस वेलोसिटी के साथ भी है वही वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट रहेगी। अगर रेस्ट में है तो 0 है तो 0 रहेगी। अगर 4 मीटर पर सेकंड के साथ जा रहा है तो फॉरएवर 4 मीटर पर सेकंड के साथ ही ये मूव करेगा, कांस्टेंट रहेगी, 5 पे नहीं जाएगी, 3 पे नहीं आएगी। एक्सेलरेशन भी इसी तरह से क्या होगा, वो भी 0 होगा, इसमें वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा। चेंज नहीं आएगा तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, न्यूटन सेकंड लॉ पे अब आते हैं। व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ? ठीक है जी, बहुत ही इजी है। अगर आपका फिर भी आपको समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अपनी राय का भी ज़रूर इजहार करें, ताकि आप लोगों को मैं फिर आपकी जो सजेशन हो उसकी रोशनी में इसको बेहतर बना सकूँ। ठीक है जी। आई होप आपको समझ आ रही होगी। मैं थोड़ा सा इसको मैंने आज ज़्यादा एक्सप्लेन किया, बहरहाल ज़्यादा एक्सप्लेनेशन से शायद आपके दिमाग में ये अच्छी तरह से पड़े। अच्छा जी, नेक्स्ट न्यूटन सेकंड लॉ। ठीक है जी, बहुत ही इजी। न्यूटन्स, चलिए जी मैं सेकंड को इस तरह लिखता हूँ, सेकंड लॉ क्या है, बहुत इजी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ। ठीक है जी। When a force is applied on a body, it will produce acceleration in the body in the direction of net force, in the direction of net force, which is से मुराद the force is, उस force, sorry acceleration is, acceleration की बात हो रही है, which is ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ acceleration की बात हो रही है, which is directly proportional to the force applied and inversely proportional to the mass of the body। ठीक है जी, मैंने जल्दी में लिखा, शायद बहुत राइटिंग थोड़ी सी इफेक्ट हो गई होगी जल्दी लिखने से। अच्छा जी, अब मैथमेटिकली इसको हम लिखते हैं। मैथमेटिकली ये तमाम जो हमने बयान किया इसको हम मैथमेटिकली लिखने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको समझ आ सके तमाम के तमाम स्टेटमेंट को। न्यूटन ये कहता है
कि जब कभी भी आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है जी, लेट सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, इसकी वेलोसिटी इनिशियल क्या है, 0 है, ठीक है जी, ये स्टेट ऑफ रेस्ट में है। जब इस पर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो कल हमने फोर्स की बात की थी, इसकी एक क्वालिटी ये है कि ये किसी ऑब्जेक्ट में मोशन पैदा करता है। तो जब मोशन पैदा होगा तो वेलोसिटी में चेंज भी आएगी, ठीक है जी। जब हम इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो इस फोर्स की वजह से ये इसकी वेलोसिटी में चेंज आएगी। ये ब्लॉक जो है ये पॉइंट ए से पॉइंट बी पर आ जाएगा, ठीक है जी। पॉइंट ए से पॉइंट बी पर आ गया तो इसका मतलब यह है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई से लेट सपोज 5 मीटर पर सेकंड पर चली गई, ठीक है जी, वी एफ पर। अच्छा, इस दौरान इसने कुछ डिस्टेंस भी कवर किया, ये आप देख सकते हैं, ज़रूरी बात है जो वी आई से वी एफ पे जाएगी तो ये कुछ डिस्टेंस ज़रूर कवर करेगी। इसी दौरान कुछ एक्सेलरेशन भी पैदा होगा, ए भी पैदा होगा, ठीक है जी। ए किस तरह पैदा होता है, इधर आप देख सकते हैं, आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा। एक्सेलरेशन कब पैदा होगा, जब वेलोसिटी में चेंज आएगा, चेंज किसी वेलोसिटी में आप देख सकते हैं चेंज आ गया। इनिशियल वेलोसिटी ये थी, फाइनल ये है, तो इधर चेंज आ गया, 0 से 5 पे चला गया, 0 से 5 पे चला गया। इस टाइम में कुछ टाइम भी लगा तो इस वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। A इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई टी, वेलोसिटी में चेंज, ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टी, इसको डेल्टा को हम वी एफ माइनस वी आई देख सकते हैं। तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। न्यूटन क्या कहता है, अब आप इसको देखो, न्यूटन से कहला कि जब कभी आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो फोर्स उस ऑब्जेक्ट में क्या पैदा करेगी, एक्सेलरेशन, और वो एक्सेलरेशन क्या होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू द फोर्स, और वही एक्सेलरेशन फिर क्या होगी, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी टू द मास ऑफ द बॉडी। द ग्रेटर द मास द स्मॉलर विल बी द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड, ठीक है जी। इधर आप देख सकते हैं। अब इन दोनों को मैं डिस्कस करना चाहता हूं। लेट सपोज अगर मैं इस ब्लॉक को, इस पर ज्यादा फोर्स अप्लाई करता हूं, इस पर फोर्स ज्यादा अप्लाई होता है, तो इसमें क्या होगा, इसमें इसरा ज्यादा पैदा होगा, इसमें एक्सेलरेशन ज्यादा पैदा होगा, वेलोसिटी में चेंज ज्यादा आएगा, वेलोसिटी में चेंज ज्यादा आएगा, एक्सेलरेशन ज्यादा पैदा होगी। तो इसका मतलब यह है कि द ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे ज्यादा एक्सेलरेशन उसमें पैदा होगी, कम फोर्स अप्लाई करेंगे कम एक्सेलरेशन उसमें पैदा होगी, ठीक है जी। सिमिलरली एक्सेलरेशन जो कि प्रोड्यूस हुआ, न्यूटन यही कहता है कि अगर किसी जिस्म पर फोर्स अप्लाई करेंगे उस फोर्स की वजह से उस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन पैदा होगा, वो एक्सेलरेशन फिर किस किस चीज के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है और इनवर्स प्रोपोर्शनल है। फिर वो ये कहता है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के, फोर्स के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किस चीज के, मास ऑफ द बॉडी के। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स की तो आपको समझ आ गई होगी कि हम फोर्स को बढ़ाते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन ज्यादा पैदा होती है, वेलोसिटी में चेंज ज्यादा आती है, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन ज्यादा पैदा होती है, ठीक है जी, ज्यादा वेलोसिटी के साथ करता है। इसी तरह एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास है, इनवर्सली जी, ये डिनोमिनेटर में है और इस तरफ न्यूमिनेटर में है और दरमियान में प्रोपोर्शनल का साइन है, तो ये इनवर्स रिलेशन को शो कर रहा है, इधर ये डायरेक्ट को, ठीक है जी। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। ये जो अब ऑब्जेक्ट है ये मास है, लेट सपोज इसका मास 5 kg है, लेट सपोज ये इधर मैं इसको रखता हूं 5 kg। अब फोर्स को मैं रखता हूं कांस्टेंट, इस पे मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं लेट सपोज 10 न्यूटन, ठीक है जी, फोर्स को कांस्टेंट रखूंगा। मास को, इसको डिस्कस करने के लिए मैं फोर्स को कांस्टेंट रखूंगा, ठीक है जी। इसी तरह इनको डिस्कस करने के लिए मैंने मास को कांस्टेंट रखा था। 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा हूं और इसका मास 5 kg है। इसमें एक्सेलरेशन कितना पैदा होगा, लेट सपोज इसमें एक्सेलरेशन, आप कॉमन सेंस की बात है, इसमें एक्सेलरेशन ज्यादा पैदा होगा या कम, वट एवर द एक्सेलरेशन इज, जो भी है एक्सेलरेशन, लेट सपोज इसमें एक्सेलरेशन जो है ना वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है। अभी मैं इस मास को क्या कर रहा हूं, इस मास को मैं क्या कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं, इधर आप देखिए जी। तो एक्सेलरेशन को पर क्या फर्क पड़ेगा जी, इनवर्स प्रोपोर्शनल है, ये कम होना चाहिए, ये बढ़ेगा ये कम होगा, ये कम होगा ये बढ़ेगा, ये इनवर्स चाहिए, एक दूसरे के इनवर्स जा रहे हैं, उलट जा रहे हैं। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं जी, इस 5 kg की बजाय इसके मास को मैं कर रहा हूं जी 10 kg, मैंने बढ़ा दिया। एक हैवी ऑब्जेक्ट है, अभी बारी है, पहले 5 kg था, उस पर मैं 10 न्यूटन अप्लाई कर रहा था, अब 5 kg नहीं रहा, अब ये 10 kg है, और इस 10 kg पे मैं क्या कर रहा हूं, मैं वही 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। अब आप मुझे बताएं कि इस 10 kg में ज्यादा एक्सेलरेशन पैदा होगी, इसके वेलोसिटी में ज्यादा इजाफा आएगा, चेंज आएगा, या 5 kg में? जरूरी बात है 5 kg में एक्सेलरेशन ज्यादा पैदा हो रही थी क्योंकि उसके वेलोसिटी में चेंज ज्यादा आ रहा था।
0 से मैं उसको 5 पे ले गया जब वो 5 kg था, अभी ये जो मास 10 kg बन गया और वही 10 न्यूटन में अप्लाई कर रहा हूं, तो ये 5 मीटर पर सेकंड पे नहीं जाएगा, ये 2 या 3 मीटर पर सेकंड पे जाएगा। बारी है और वही फोर्स अप्लाई करूं, आहिस्ता आहिस्ता जाएगा। वेलोसिटी में इजाफा क्या होगा? कम होगा। इसका मतलब ये कि अगर आप मास को बढ़ाते हो, साइज बढ़ रहा है, मास बढ़ रहा है और उस पर आप क्या कर रहे हो? फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो उसमें एक्सेलरेशन कम पैदा होगी। और वही फोर्स अगर आप एक दूसरे ऑब्जेक्ट पर जिसकी मास क्या है? कम है, छोटा ऑब्जेक्ट है, और वही फोर्स उस पर आप अप्लाई कर रहे हो, उसमें एक्सेलरेशन क्या होगी? ज्यादा पैदा होगी। ठीक है जी। लेट सपोज मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, इधर एक कार है उस पर, ठीक है जी, कार है, या बाईसाइकिल है, और बाईसाइकिल पर मैं 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, वो बाईसाइकिल क्या करेगा? उसमें एक्सेलरेशन ज्यादा पैदा होगी, वेलोसिटी में ज्यादा चेंज आएगा, 0 से डायरेक्ट 20 पे चला जाएगा। अगर इधर ये कार पड़ा हुआ है और उस गाड़ी को मैं जो है ना उस पर फोर्स अप्लाई कर रहा हूं 100 न्यूटन, तो क्या होगा? गाड़ी 0 से फिर क्या किस पर जाएगी? 20 मीटर पर नहीं जाएगी पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 3 पे जाएगी। तो वेलोसिटी में चेंज क्या होगा? कम। वेलोसिटी में चेंज कम जब आएगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा? कम। एक्सेलरेशन कम किस वजह से आ रहा है? हैवी मास की वजह से। जब स्मॉल ऑब्जेक्ट था तो वही फोर्स ज्यादा एक्सेलरेशन पैदा। तो इसका मतलब यह है कि द ग्रेटर द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट द स्मॉलर विल बी द एक्सेलरेशन। इसी तरह से द स्मॉलर द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट द ग्रेटर विल बी एक्सेलरेशन, इनवर्स प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है इतना। ठीक है जी, हमने थोड़ा ज्यादा इसको डिस्कस किया। बहरहाल अभी इसको हम क्या करते हैं? इन दोनों को मिला के लिखते हैं। ए इज प्रोपोर्शनल टू एफ इनटू 1/m। ए इसके भी प्रोपोर्शनल, इसके भी प्रोपोर्शनल, तो ए दोनों के प्रोपोर्शनल। ठीक है जी, ए दोनों के प्रोपोर्शनल। इस तरह से अब हम लिखते हैं ए इज इक्वल टू, सॉरी इक्वल की तरफ मैं आता हूं, ए इज प्रोपोर्शनल टू एफ डिवाइड बाय एम। एफ वंस आर एफ और नीचे इसके एम। ठीक है जी, एफ बाय एम। अब ए इज इक्वल टू, इस प्रोपोर्शनल साइन को मैं हटाता हूं, इस प्रोपोर्शनल साइन को मैं क्या करता हूं? इसको मैं हटाता हूं और इक्वल करना चाहता हूं, क्योंकि हमें इक्वेशन चाहिए, हमें प्रोपोर्शनल नहीं चाहिए। प्रोपोर्शनल और इक्वलिटी में क्या फर्क है? प्रोपोर्शनल आपको यह बताता है कि भाई इधर अगर आप फोर्स को बढ़ाएंगे तो ए भी बढ़ेगा, फोर्स को कम करेंगे ए भी कम होगा। हमें ये नहीं चाहिए फोर्स को बढ़ा रहे हैं एक बढ़ रहा है, फोर्स को कम कर रहे हैं एक कम हो रहा है। हमें ये चाहिए कि फोर्स को मैं इतना बढ़ा रहा हूं तो ए कितना बढ़ रहा है। एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन चाहिए, और इक्वेशंस में और साइंसेस में आपको एग्जैक्ट और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, जिसकी वजह से इस प्रोपोर्शनल साइन को हम इक्वल में कन्वर्ट करते हैं ताकि इक्वेशन बने, ताकि हम कैलकुलेट कर सके अननोन वैल्यूज को। ठीक है ना? तो इसी तरह से ए इज इक्वल टू के एफ डिवाइड बाय एम। ए इज इक्वल टू, जब हम किसी प्रोपोर्शनैलिटी को, प्रोपोर्शन साइन को उड़ाएंगे इधर से, इक्वल में उसको कन्वर्ट करेंगे, तो इधर हम क्या करेंगे? एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को इंट्रोड्यूस करेंगे। वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एक्चुअली राइट और लेफ्ट के दरमियान, इक्वल साइन के राइट और लेफ्ट में जो इम्बैलेंस है उसको बैलेंस करता है। इस पे मैं अलहदा से एक डिस्कशन करूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हम क्यों लगाते हैं? प्रोपोर्शनल साइन को हटाकर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्यों लगाते हैं? इस पे मैं अलग से बात करूंगा, क्योंकि ये बहुत डिटेल तलब है। लेकिन आप एक बात जरा समझ ले कि जब कभी आप प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो आप क्या करेंगे? इक्वल लगाएंगे, और इक्वल की वजह से आपने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगानी है। ठीक है? क्यों लगाएंगे? बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है जी। अभी अगेन ए इज इक्वल टू 1 into f डिवाइड बाय m। के की इधर वैल्यू क्या है? कैलकुलेटेड है आफ्टर डिटेल्ड एक्सपेरिमेंट्स और कैलकुलेशंस। k is equal to 1. Here the value of k, the constant of proportionality is 1. So put the value of k is equal to 1 here. ठीक है जी, आपने इसको 1 here पुट करना है। Now a is equal to 1 f जार f, और डिनोमिनेटर में m आ गया। ठीक है ना? चलिए जी, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं जी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, f को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, f m को a के साथ मल्टीप्लाई किया, m a, तो आपके पास ये एक इक्वेशन आया जो कि न्यूटन सेकंड लॉ का, जिसको हम फॉर्मूला भी कहते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स का फॉर्मूला या इक्वेशन मैथमेटिकल फॉर्म में।
F इज इक्वल टू ma। ठीक है जी। अगर आपने फोर्स कैलकुलेट करना है, किसी ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लग रहा है, तो आपको उस ऑब्जेक्ट के मास का पता होना चाहिए और उसमें पैदा होने वाली एक्सेलरेशन यानी कि इसरा का पता होना चाहिए। दोनों को मल्टीप्लाई करें, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें 3 वेरिएबल्स हैं, तीनों में से कोई से 2 भी आपको पते होने चाहिए, तो तीसरा आप फाइंड आउट कर सकते हैं। न्यूमेरिकल्स में ज़्यादातर क्वेश्चंस आएंगे इनसे, और उसको हम फिर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। न्यूटन सेकंड लॉ, ये इधर इट्स ओके, क्लोज्ड, टॉपिक इज क्लोज्ड हियर। न्यूटन सेकंड लॉ समराइज करता हूं इसको मैं अगेन, न्यूटन सेकंड लॉ को। न्यूटन सेकंड लॉ ये कहता है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करेंगे, उसमें एक्सेलरेशन पैदा होगी, जरूर पैदा होगी। क्यों? वेलोसिटी में चेंज आएगी। फोर्स अप्लाई करें, उसके वेलोसिटी में चेंज आएगा। कम है ज्यादा होगा, ज्यादा है कम होगा, वेलोसिटी में चेंज आएगा, एक्सेलरेशन पैदा होगा। तो ये बात तो न्यूटन की यहाँ तक कॉमन सेंस भी यही कहती है, और जहाँ तक हमने डिस्कशन की थी फोर्स के बारे में कल, वो भी यही सजेस्ट करती है। ठीक है जी। अच्छा, फिर क्या कहता है कि ये जो एक्सेलरेशन पैदा होगा, ये बढ़ेगा, ये ज्यादा पैदा होगा अगर आप फोर्स को बढ़ाएंगे। बिल्कुल, उसमें ज्यादा एक्सेलरेशन पैदा होगी, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज ज्यादा आएगा फोर्स की वजह से। और अगर आप फोर्स को कम करेंगे, एक्सेलरेशन भी कम होगा, क्योंकि अगर फोर्स को आप कम करते हैं तो आप एक्सेलरेशन को क्या करते हैं, आप एक्सेलरेशन पर भी कंप्रोमाइज करते हैं, एक्सेलरेशन भी कम जाएगा क्योंकि वेलोसिटी में चेंज कम आएगा। 2, तीसरी बात क्या है जी, मास। अब ये एक्सेलरेशन जो पैदा हो रहा है, ये डिपेंड करता है मास पर भी। अगर एक हैवी ऑब्जेक्ट है, मास ज्यादा है, उस पर आप फोर्स अप्लाई करेंगे, उसमें की वेलोसिटी में चेंज कम आएगा, एक्सेलरेशन कम पैदा होगा। अगर एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जो कि लाइट है, जिसका मास कम है, और वही फोर्स आप उस पर अप्लाई करेंगे, उसमें ज्यादा एक्सेलरेशन पैदा होगा, वेलोसिटी में ज्यादा चेंज आएगा। सिंपल, उसको मैथमेटिकल फॉर्म में हमने इधर लिखा, और उससे हमने ये फॉर्मूला न्यूटन सेकंड लॉ का वो डिराइव किया। आई होप इट विल हैव आंसर योर टॉपिक। ठीक है जी। न्यूटन थर्ड लॉ की तरफ आते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ में भी एक बात रहती है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, वो भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल इन तीनों को आहिस्ता आहिस्ता से हम थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। एनी क्वेश्चन इन योर माइंड यू कैन आस्क, इट विल बी मोर देन अ वेलकम। ठीक है जी, आप क्वेश्चन करें, मुझे क्वेश्चन करने वाले स्टूडेंट्स अच्छे लगते हैं, और जो यूं ही सर हिलाते हैं, ठीक है जी, समझ आई ना आई बस जान छोड़ो, वो मुझे अच्छी नहीं लगती। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट है न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ बहुत ही इजी है, सिंपल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं छोटा सा इसका एक स्टेटमेंट लिखता हूं। ठीक है जी। थर्ड लॉ क्या है? एवरी action force will have a reaction force which is equal in magnitude, ठीक है जी, but opposite in direction। नमाज का भी टाइम हुआ है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको स्पीड अप करता हूं। ठीक है जी। इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन। लेट सपोज ये एक दीवार है, इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएंगे जितनी मैग्नीट्यूड में, उसी मैग्नीट्यूड में वो ऑब्जेक्ट आप पर भी फोर्स लगाएगा। फर्क सिर्फ ये होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स सेम होगा। जो आप एक्शन करेंगे, एक्शन फोर्स होगा, उधर से रिएक्शन फोर्स भी वही होगा, लेकिन इन दोनों की सिर्फ फर्क क्या है, मैग्नीट्यूड में, सॉरी डायरेक्शन में फोर्स डिफरेंस होगा। ठीक है जी। लेट सपोज एक गेंद है, मैं इस गेंद को उठाता हूं और इधर एक दीवार पे मारता हूं, तो इस दीवार पे जितने फोर्स अप्लाई करेगा, वो दीवार इस गेंद पे वही अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करेगा, तो दीवार वापस, सॉरी गेंद वापस मेरी जानिब आएगा। फर्क सिर्फ क्या हुआ कि गेंद को मैंने इस जानिब, दीवार की जानिब फेंका था, जब वो दीवार पे लगा तो उसने एक्शन फोर्स अप्लाई किया इन द नॉर्थ डायरेक्शन, और दीवार ने उसको क्या किया, उस पे फोर्स अप्लाई किया इन द साउथ डायरेक्शन, तो गेंद क्या आया, साउथ की जानिब आया। मैंने उसके नॉर्थ की जानिब फेंका तो साउथ की तरफ आया। तो एक्शन फोर्स जो दीवार पे जितनी फोर्स इसने अप्लाई की, वही फोर्स में दीवार ने इस पर भी अप्लाई की।
चलिए जी, बहुत ही आसान से एक एग्जांपल लेते हैं, फनी सा एग्जांपल। लेट्स सपोज दिस इज माय हैंड, ठीक है जी, मैं इसको मारता हूं, इट इज एन एक्शन फोर्स। तो जितने तेजी से मैं इसको मारता हूं उतनी तेजी से ये मेरे हाथ को जो है ना, ये जितनी तेजी से ये एक्ट कर रहा है, एक्शन फोर्स जितनी तेजी से जा रहा है उतनी तेजी से ये दीवार मेरे हाथ पर रिएक्शन फोर्स दे रहा है। दोनों का मैग्नीट्यूड अपोजिट है। मैं इस जानिब फोर्स अप्लाई कर रहा हूं और वो दीवार मेरे हाथ की जानिब, और जो ही मैं एक्शन फोर्स को बढ़ाता चला जाऊंगा रिएक्शन फोर्स भी बढ़ता चला जाएगा और उधर मेरे हाथ को वो फील होता जाएगा और आखिर में मैं अपने हाथ को यूं करता जाऊंगा, ठीक है ना। तो एक्शन फोर्स जिस डायरेक्शन में, रिएक्शन फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों एक्शन और रिएक्शन की मैग्नीट्यूड बराबर होगी। आप तेजी से मारे किसी चीज को उतनी तेजी से आपका हाथ दुखेगा। क्यों? क्योंकि उधर से रिएक्शन फोर्स भी आ रही है। सिर्फ फर्क क्या है, आप इस जानिब एक्शन फोर्स कर रहे हो, वो उस जानिब अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स कर रहे हैं, ठीक है जी। सो एक्शन फोर्स एंड रिएक्शन फोर्सेस में कुछ ज़्यादा डिस्कस करने को नहीं है, बहुत ही इजी है। इधर अगर मैं डायग्राम से आपको समझा सकूं तो अगर लेट सपोज मैं इस ब्लॉक पर फोर्स इधर से अप्लाई कर रहा हूँ, लेट सपोज F इज इक्वल टू 10 न्यूटन, तो ये ब्लॉक क्या कर रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो लेट सपोज मैं हाथ से अप्लाई कर रहा हूँ, ये ब्लॉक मेरे हाथ पर भी 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है जी। फोर्स वो भी 10 न्यूटन होगा, लेकिन उसके साथ हम माइनस लिखेंगे, वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये माइनस का मतलब ये नहीं है कि ये फोर्स कम होगा, माइनस का मतलब ये है कि ये फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अमल कर रहा है। नेगेटिव साइन का इन केस ऑफ फोर्स ये मतलब है, फोर्स कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है जी, आपको ये पता होना चाहिए, नेगेटिव फोर्सेस नहीं लिखती। अच्छा जी, लेट्स सपोज F ये एक ऑब्जेक्ट है A, ये एक ऑब्जेक्ट है क्या, लेट्स सपोज B। जब ये दोनों ऑब्जेक्ट, ये A को मैं इधर से मूव करके ये ऑब्जेक्ट A B के साथ टकराएगा तो क्या करेगा जी, A इधर ये ऑब्जेक्ट A B पर फोर्स अप्लाई करेगा और B क्या करेगा इन रिस्पॉन्स, B A पर फोर्स अप्लाई करेगा। तो एक को हम पॉजिटिव लेते हैं, दूसरे को हम नेगेटिव लेते हैं। लेट सपोज F A B विल बी इक्वल टू F B A, दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर होगी लेकिन साइन अपोजिट होंगे क्योंकि एक नॉर्थ में है तो दूसरा साउथ में होगा, ठीक है जी। फॉर एवरी रिएक्शन फोर्स देयर विल बी अ रिएक्शन फोर्स व्हिच विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। इसमें कुछ खास डिस्कस करने को नहीं है, फिर भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो यू आर मोर देन वेलकम टू आस्क क्वेश्चंस, ठीक है जी। अच्छा, अब ये तो न्यूटन थर्ड लॉ, अभी मैं आता हूं जी न्यूटन के फर्स्ट लॉ के सेकंड पार्ट की तरफ जो कि है लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है जी। उसको भी मैं जल्दी जल्दी लिख लेता हूं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ही है, ठीक है जी, न्यूटन लॉ ऑफ इनर्शिया न्यूटन फर्स्ट लॉ है, ठीक है जी। लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, it is the property of a body, the property of a body to resist any change in its state of rest or uniform motion is called inertia, ठीक है जी। मैं थोड़ा तेज तेज लिख रहा हूं, राइटिंग कंप्रोमाइज हो रही है इधर। अच्छा जी, inertia is actually the property of a body to resist any change in a state of rest or uniform motion। बहुत ही इजी, इसको हम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट करके नहीं बताएंगे। अगेन आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ दिस चेयर, दिस इज ए चेयर, ठीक है जी। अब इस चेयर की ये स्टेट ऑफ रेस्ट में है, अगर मैं इसके स्टेट ऑफ रेस्ट को डिस्टर्ब करना चाहूं तो कब डिस्टर्ब होगा, जब इस पे मैं फोर्स अप्लाई करूं। ये इसकी एक मास है और वो मास क्या करता है, लेट सपोज मैं इस चेयर को के इधर से इधर हटाने की कोशिश करता हूं तो ये इस तरह तो नहीं हटेगा ना कि मैं उसको कह दूं कि जी गो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी एंड इट विल स्टार्ट गोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इटसेल्फ। नो, ये नहीं जाएगा। मैं क्या करूंगा,
मैं इस पे फोर्स अप्लाई करूंगा और उस फोर्स की वजह से इसको पॉइंट ए से पॉइंट बी पे लेके आऊंगा। फोर्स मैंने क्यों अप्लाई की? क्योंकि ये चेयर रिजिस्ट कर रहा था, क्योंकि ये चेयर मुजाहिमत कर रहा था, क्योंकि ये चेयर आसानी से अपनी जगह नहीं छोड़ रहा था। ये चेयर नहीं छोड़ रहा था से क्या मुराद? ये चेयर नहीं छोड़ रहा था से मुराद इसका मास फाइट बैक कर रहा था। इसका जो मास था वो लड़ रहा था मुझसे और वो कह रहा था कि मैं पॉइंट ए से बी पे नहीं जाऊंगा। तो इसकी जो मास है उसकी वजह से इसमें ये प्रॉपर्टी है, ये खूबी है कि अगर ये स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो ये स्टेट ऑफ रेस्ट ही में रहेगा। ये अपने स्टेट ऑफ रेस्ट में चेंज को बर्दाश्त नहीं करता। तो इनर्शिया क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी है टू रेजिस्ट, के मुजाहिमत करे, के लड़े, के फाइट बैक करे एनी चेंज, किसी भी चेंज के खिलाफ। इधर मैं रेस्ट में है, इसमें चेंज कब लाऊंगा? जब इसको मैं मोशन में करूंगा। जब इसको मैं मूव कर रहा हूं तो ये रेजिस्ट कर रहा है, ये फाइट बैक कर रहा है, ठीक है ना? तो जब ये फाइट बैक कर रहा है तो रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। अपने रेस्ट में अगर आप इसको स्टेट ऑफ रेस्ट में चेंज लेके आना आप चाहते हो तो ये फाइट बैक करता है। कौन करता है? चेयर। चेयर से क्या मुराद? इसके मास, प्रॉपर्टी और खूबी सारी इसकी मास में है, ठीक है जी। और यूनिफॉर्म मोशन, या कोई ऑब्जेक्ट है जो कि यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, इस तरफ आ रहा है और ये अपने इसकी ये किस स्टेट में है? यूनिफॉर्म मोशन में। और मैं क्या करना चाहता हूं? इसके यूनिफॉर्म मोशन को डिस्टर्ब करना चाहता हूं। कब डिस्टर्ब होगा? जब इसको मैं रोकूंगा या जब इसको मैं पीछे से धकेलूंगा, ठीक है ना? तो ये जिसको मैं अब अगर इधर रोकूंगा तो यूनिफॉर्म मोशन में ये जाना चाहता है, ये अपने यूनिफॉर्म मोशन को बरकरार रखना चाहता है। और मैं क्या करता हूं? इसमें चेंज लाना चाहता हूं। चेंज क्या लाना चाहता हूं? इसको मैं रोकना चाहता हूं। ये फाइट बैक करेगा, ये रोकेगा नहीं। इसी तरह से आपने देखा होगा एक गाड़ी आ रही है और वो समटाइम्स ब्रेक अप्लाई करते हैं रोड पर, टाइट ब्रेक, बिल्कुल फास्ट एंड टाइट। जब वो ब्रेक अप्लाई करता है तो वो गाड़ी एकदम से एक जगह पर नहीं रुकती, ठीक है जी, वो कुछ आगे जाकर पे रुकती है। क्यों? इसलिए कि वो यूनिफॉर्म मोशन के साथ आगे बढ़ रहा है। और ब्रेक क्या करता है? ब्रेक उस पर जब अप्लाई होता है तो वो उस पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है। फोर्स इस वजह से अप्लाई करता है कि वो उस गाड़ी को रोकना चाहता है, लेकिन वो अपने यूनिफॉर्म मोशन में किसी चेंज को बर्दाश्त नहीं करता। कौन नहीं करता? कार, गाड़ी नहीं करता। नहीं जी, उसका मास नहीं करता। गाड़ी कौन होता है? उसका मास फाइट बैक करता है, वो लड़ता है कि मैं जिस भी स्टेट में हूं, जिस भी हालत में हूं, मैं उसको बरकरार रखूंगा। और ब्रेक्स कहता है, या फोर्स जो इसको रोकना चाहती है, वो कहती है कि नहीं जी, मैं आप में चेंज लेके आना चाहता हूं, आपको रोकना चाहता हूं। तो वो फाइट बैक करती है, वो रुकती नहीं है और रोड पे वो स्लिप होकर आखिर में कुछ डिस्टेंस कवर करके फिर स्टेट ऑफ रेस्ट में आ जाती है। तो इनर्शिया क्या है? अगर ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में है, ये यूनिफॉर्म मोशन में है और आप उसके मोशन को डिस्टर्ब करते हो, उसमें चेंज लाना चाहते हो। किस तरह का चेंज? रोकना चाहते हो या उसको हरकत देना चाहते हो? तो वो उसके अगेंस्ट फाइट बैक करेगा। कौन? वो मास, उसका मास फाइट करता है। तो इनर्शिया बढ़ेगा किसी ऑब्जेक्ट का। द ग्रेटर विल बी द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ द ग्रेटर द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज। द स्मॉलर द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, द स्मॉलर विल बी इट्स प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया एंड वाइस वर्सा। अगर आप इनर्शिया किसी ऑब्जेक्ट का चेक करना चाहो तो आप उसके मास को देखो। मास इज द डायरेक्ट मेजर ऑफ इनर्शिया। किसी भी ऑब्जेक्ट, एक बहुत बड़ा चट्टान है, आप उसको हिलाना चाहते हो, वो चट्टान फाइट बैक करेगा और ज्यादा फाइट बैक करेगा। आप उसके स्टेट ऑफ रेस्ट में चेंज लाना चाहते हो और वो जो रॉक है, बहुत बड़ा चट्टान है, वो क्या करता है? उसका मास ज्यादा है तो वो ज्यादा मुजाहिमत करता है, अपनी जगह नहीं छोड़ता, ठीक है जी। ये फाइट बैक जो है ना करना किसी भी चेंज के खिलाफ, कोई भी ऑब्जेक्ट जो करता है, इसको इनर्शिया कहते हैं। सिमिलरली एक बाईसाइकिल आ रहा है, मैं उसको स्टॉप करना चाहता हूं तो मैं उसको स्टॉप कर पाऊंगा, क्योंकि वो जो यूनिफॉर्म मोशन के साथ आ रहा है तो उस बाईसाइकिल का मास कम है। मैं उसमें चेंज लाना चाहता हूं तो मैं चेंज ले आऊंगा किसी हद तक। लेकिन एक हैवी ट्रक आ रहा है उसी वेलोसिटी के साथ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, और मैं उसको रोकना चाहूं तो मैं नहीं रोक पाऊंगा। क्यों? क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा है और वो अपने यूनिफॉर्म मोशन को बरकरार रखना चाहता है, इसलिए वो फाइट बैक करता है और मैं उसको रोक नहीं पाता। द ग्रेटर द मास, द ग्रेटर विल बी द प्रॉपर्टी टू फाइट बैक, ग्रेटर विल बी द प्रॉपर्टी टू रिजिस्ट, ठीक है ना जी। इसी तरह से आपके बहुत से एग्जांपल है। गाड़ी में जब आप खड़े होते हैं
ठीक है जी, और सडनली ब्रेक अप्लाई होते हैं तो आप आगे की तरफ गिरते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो लोअर पार्ट है, जो आपके पाँव है, वो रेस्ट में है। आपका अपर पार्ट क्या है? वो यूनिफॉर्म मोशन में है। तो जब ब्रेक लगती है तो आपके पाँव क्या करते हैं? वो कहता है कि भाई मैं अपने सिचुएशन को, अपने जो स्टेट ऑफ रेस्ट है उसको बरकरार रखना चाहता हूँ। आपका जो बॉडी है, अपर पार्ट, वो कहता है कि नहीं जी, मैं तो मोशन में हूँ, मैं अपना यूनिफॉर्म मोशन बरकरार रखना चाहता हूँ, जिसकी वजह से आप आगे की तरफ गिरते हैं। बहुत से एग्जाम्पल्स है, सैकड़ों एग्जाम्पल्स है, लेकिन बहरहाल वी हैव टू समराइज आवर टॉपिक, वी हैव टू समराइज दिस डिस्कशन। सो अगर इस तरह हम डिटेल में जाएंगे और एक से दूसरे एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे तो ये आई एम अफ्रेड कि ये जो टॉपिक है ये बहुत लेंथी हो जाएगा। बहरहाल यू कैन आस्क मी क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी हैप्पी इनफ टू रिप्लाई यू। ठीक है जी, इसको इधर ही हम क्लोज करते हैं इस डिस्कशन को। आई होप दिस डिस्कशन यू विल हैव बेनिफिटेड टू सम एक्सटेंट। एक कोशिश थी, एक स्ट्रगल थी जो मैं अपने स्टूडेंट्स को समझाने के लिए और आप लोगों को समझाने के लिए मैंने की। तो टिल नेक्स्ट टॉपिक, विद नेक्स्ट टॉपिक ऑनवर्ड इन चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम न्यूटन लॉज में आऊँगा इंशाल्लाह, और कोशिश करेंगे कि मज़ीद फ्रूटफुल डिस्कशन हो और आप लोगों को ही फ़ायदा पहुँचे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। आखिर में आप मुझे यानी कि मिस्टर ज़ियाउर रहमान को एक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।